हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टुडेज सेशन। पिछले दिनों से हम कर रहे हैं द लास्ट लेसन, तो आज उसी की चेन में, उसी की सीरीज़ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। हमने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए, समरी कर ली, शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए। आज कुछ लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट लगे, तो वो क्वेश्चंस करते हैं हम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। सभी कहानियों या लेसन्स का जो हम टाइटल रखते हैं, तो लेखक जो है अप्रोप्रिएट रखने की कोशिश करता है। तो हमें जस्टिफाई करना है कि हमें भी ठीक लग रहा है या नहीं। तो बच्चों, आपने सोचा ज़रा, द लास्ट लेसन, क्या इसका नाम बिल्कुल सही है? हाँ बेटा, हमारे पास कोई लॉजिक भी होना चाहिए। बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि द लास्ट लेसन 3 वर्ड्स के अराउंड ही सारी स्टोरी घूम रही है। देखते हैं कैसे। आंसर की तरफ चलते हैं। द लास्ट लेसन इज एन एप्ट टाइटल। एप्ट मतलब योग्य, सही, appropriate, as the entire episode in this story is based on the last French lesson delivered by Mr. Hamel, क्योंकि सारी की सहारी कहानी इस लास्ट लेसन की तरफ घूमती है। Franz and other students at the school at Algiers always felt that there was sufficient time to learn their lessons and they didn't care for their language. फ्रांज और उनके साथियों को लगता था कि लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत समय पड़ा है, तो उन्होंने केयर ही नहीं किया। लेकिन क्या हुआ? The unexpected order from Berlin to teach German in place of French. फ्रांस के स्कूलों में फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाने को कहा गया। तब क्या हुआ? द स्कूल चेंज द सिचुएशन। सारी की सारी स्थिति बदल गई और हैमल्स अनाउंसमेंट अबाउट द लास्ट फ्रेंच लेसन शॉक्ड एवरीवन। और जब मिस्टर हैमल ने ये अनाउंसमेंट की कि ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो सभी पर ये 3 शब्द हथौड़े की तरह पड़े। शॉक हो गए सभी। कभी उन्होंने समझा ही नहीं था कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए इम्पोर्टेंट है। They realized now that they would not now be deprived of their own language, कि अब तो उन्हें अपनी भाषा से वंचित रहना पड़ेगा। They felt the importance of their mother tongue. उन्होंने अपनी मदर टंग की इम्पोर्टेंस को आज महसूस किया। Everyone tried to utilize every minute of the last lesson as an attempt to make up for the loss. सभी ने उस दिन अंतिम लेसन को के एक एक मिनट को यूज़ करने की कोशिश की, जैसे वो पिछले सारे लॉस को मेकअप कर रहे हों, पूरा कर रहे हों, उस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हों। बट ऑल कुडंट बी डन। पर आप भी जानते हो बच्चों, 1 वर्ष का कार्य एक दिन में नहीं किया जा सकता। महीनों की पढ़ाई जो मिस्टर हैमल ने कराई, वो एक दिन में कैसे होगी? Thus the title successfully evokes, evoke होता है पैदा करना, उत्पन्न करना, प्रकट करना, अराउज करना, पैट्रियोटिक फीलिंग्स इन द रीडर। पाठक के मन में देशभक्ति की भावनाएं पैदा करता है। इन द कॉन्शियसनेस दैट द फ्यूचर कैन नॉट बी प्रेडिक्टर, भविष्य के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, कल क्या होगा। सो वर्क कैन नेवर बी पोस्टपोन। तो कभी भी आज का काम कल पर पोस्टपोन मत करें। बच्चों, हम सभी ज़िंदगी में ये गलती करते हैं, आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। पता नहीं कल हम ठीक होंगे, बीमार होंगे, कोई और प्रॉब्लम होगी, तो हमें काम नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे फ्रांस के साथ हुआ, लैंग्वेज को टाल रहा था कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में वो दिन नहीं आएगा। फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगी, जर्मन पढ़नी पड़ेगी। समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज़ में बी लॉस्ट फॉर एवर। कई बार तो चांसेस जो होते हैं, मौका जो होता है, अपॉर्चुनिटी जो होती है, वो हमेशा के लिए खो जाती है, दोबारा नहीं मिलती, और फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं हमारे पास बचता। तो हम क्या कर रहे थे? टाइटल। तो स्टोरी का टाइटल बिल्कुल सही है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि अंदर क्या है। तो बढ़ते हैं थीम की तरफ। जो टाइटल होता है काफ़ी हद तक थीम से कनेक्टेड होता है। थीम क्या बनता है आपकी भाषा में बोलें तो? एक तो यही कि अपनी मदर टंग को इम्पोर्टेंस दो, और दूसरा थीम ये बनता है कि आज का काम कल पे मत छोड़ो। देखो, मैंने टाइटल में भी ये दोनों बातें करवाने की कोशिश की, तो ये दोनों बातें इसमें आएंगी। द स्टोरी ब्यूटीफुली ब्रिंग्स टू लाइट द फीलिंग ऑफ रिग्रेट। इस कहानी में बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया जो रिग्रेट हुआ किसको? फ्रांच और सभी फ्रेंच एल्जस एंड लॉरेन के निवासियों को। बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी टू कीप पोस्टपोनिंग थिंग्स, कि चीज़ें हम पोस्टपोन करते रहते हैं, कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है। वन ऑलवेज फील्स दैट देयर इज अबंडेंट टाइम टू लर्न थिंग्स
बट रिग्रेट्स व्हेन अपॉर्चुनिटीज गो आउट ऑफ वंस हैंड्स। पहले तो व्यक्ति सोचता है कि बहुत समय पड़ा है, लेकिन जब मौका हाथ से निकल जाता है तो पश्चाताप होता है, काश मैंने कर लिया होता। जैसे आप पेपर में अगर 5% मार्क्स कम आ जाए तो सोचते हैं, 90% आ गया, आप 100 वाले बच्चे हो तो सोचते हो काश मैंने 1 घंटा और पढ़ाई की होती। ये बाद में होता है ना बच्चों, पहले नहीं सोचते हम। तो हमें क्या करना है, हम +12th क्लास के बच्चे हैं तो हमें ये सोचना है कि अभी से, आज से हमें ज़्यादा टाइम डिवोट करना है अपने पढ़ाई को, ताकि जो 1-2% कम होने की गुंजाइश है वो ना रहे। ठीक है बच्चों। इन दिस स्टोरी फ्रांस लव टू स्पेंड हिज टाइम आउटडोर्स। फ्रांस क्या चाहता था कि बाहर खेलूं, बाहर घूमूं, rather than paying attention to studies, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देना चाहता था। But experiences pain at the thought of losing his teacher and his mother tongue. पर दर्द होता है उसे, प्रॉब्लम होती है उसे कब, जब उसका टीचर उससे दूर जाने वाला है, जब उसकी भाषा उससे दूर चली जाती है। The story also deals with the implications of linguistic chauvinism. मैंने इसका अलग से प्रश्न भी करवाया था आपको। और दूसरी बात इसमें क्या है कि जो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म है, अपनी भाषा को सुपीरियर समझना, जीते हुए देश का अपनी भाषा को इन्फोर्सफुली लागू करना, मैन्स डोमिनेशन ओवर मैन, आदमी का आदमी पर अधिकार बिना बात का। After defeating France, the Prussians attempted to rule over not only the land but also over their minds and hearts. प्रशियंस ने क्या किया, फ्रांस को हराने के बाद जमीन पर तो कब्जा कर ही लिया, 2 जिले उसके पास आ गए, डिस्ट्रिक्ट्स एल्जेंस एंड लॉरेन। अब उनके लोगों के माइंड्स एंड हार्ट्स पे भी वो नियंत्रण करना चाहता है, उनकी भाषा तक को छीन लेना चाहता है। द फ्रेंच नेटिव्स रिसीव देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, क्योंकि आज लास्ट लेसन है, एंड बिड अ टीयरफुल एड्यू टू देयर मदर टंग। हाँ जी, बिड एड्यू क्या होता है बेटा, किसी को अलविदा कहना, फेयरवेल कहना, चीयरफुल आंसुओं से भरा हुआ। आज फ्रांस के लोग, आज इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के नेटिव्स जो हैं, अपनी भाषा को आंसुओं से भरा हुआ अलविदा कह रहे हैं। Thus the theme of the story is to depict the pain of the defeated people. हारे हुए लोगों के दर्द को बयान करती है ये कहानी। कौन से हारे हुए लोग, जो डिप्राइव्ड ऑफ देयर लैंग्वेज, जिन्हें अपनी भाषा से वंचित कर दिया जाता है। डिप्राइव होता है किसी चीज से दूर कर देना। एंड द इविल इफेक्ट्स ऑफ द कॉमन टेंडेंसी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, और दूसरा बुरे प्रभाव प्रोक्रेस्टिनेशन के। मैंने ब्रैकेट में आपके लिए सिंपल मीनिंग दिया है, आप वो भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड टू पोस्टपोन थिंग्स, चीज़ों को सदा के लिए समझ लेना और चीज़ों को पोस्टपोन करते चले जाना, इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो 2-3 बातें इसमें आ रही हैं, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म, प्रोक्रेस्टिनेशन, 2 मेन थीम है इसके, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। तो आगे चलते हैं, हम फ्रांस का कैरेक्टर स्केच भी कर लें। हमने मिस्टर हैमल का कैरेक्टर स्केच तो कर लिया था, तब फ्रेंच का भी कर लें, क्योंकि फ्रेंच भी आपकी तरह एक विद्यार्थी है। यूनिवर्सल होते हैं ऐसे कैरेक्टर के बच्चों को, सभी बच्चों को प्रकट करते हैं। पहले देखते हैं प्रश्न में क्या लिखा है हमने। डू यू रिलेट टू फ्रांस एंड हिज हैबिट ऑफ एवेडिंग स्कूल वर्क? क्या फ्रांस का अपने काम को छोड़ देना या आगे टाल देने की प्रवृत्ति से कोई संबंध है? संबंध है बेटा, बिल्कुल। फ्रांस आज के काम को कल पे छोड़ता रहता है। सॉरी बेटा। डू यू फाइंड हिज सिंसियरिटी टुवर्ड्स द एंड टू बी ऑथेंटिक? क्या अंत में उसकी सिंसियरिटी आपको ऑथेंटिक लगती है, जायज़ लगती है? बिल्कुल। अंत में तो उसे समझ आती है, पछतावा होता है। अगर देर से भी पश्चाताप हो जाए तो बच्चा आगे जाकर कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। दूसरा क्वेश्चन इसका सिंपल है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिहेवियर ऑफ यंग चिल्ड्रन एज द कैरेक्टर ऑफ फ्रांस। उस एज के बच्चों के बिहेवियर को समझते हुए फ्रांस के बारे में लिखें, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है बेटा, वो गलती भी करता है। इसलिए फ्रांस के कैरेक्टर को न्यूट्रली, ऑब्जेक्टिवली, बिना किसी पक्षपात से हमें चित्रण करना होता है। तो फ्रांस जो पहले सिंसियर नहीं था, बाद में सिंसियर हो जाता है। Initially, France has been portrayed by the writer as a typical young boy who don't like his school life and his teacher, जो टीचर को और स्कूल को ही पसंद नहीं करता था। He wanted to spend his time out of doors, वो तो बाहर बिताना चाहता है टाइम।
He didn't care about learning his lessons. अपने लेसन याद नहीं करना चाहता. And thus in habit of avoiding school work. इसलिए वो काम को छोड़ने की प्रवृत्ति पर चलता है. अगर आपको इतना शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो बेटा इतना आंसर आप लिख सकते हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन डेवलप हो जाते हैं. तो आप अपने माइंड को, अपनी रीजनिंग को, अपने दिमाग को इसके लिए यूज़ कर लिया करो कि अगर ये प्रश्न आ गया, करवाया नहीं हुआ, तो इनमें से ऐसे निकलता है. However, his sincerity cannot be doubted. पर उसकी सिंसियरिटी को तो डाउट नहीं किया जा सकता. As we later see the sense of pain he experiences at the thought of losing his teacher and mother tongue. बाद में तो हम उसे महसूस होता है जब वो टीचर को और मदर टंग को खो देने वाला होता है. अगर वो सिंसियर ना होता, अगर वो अच्छा बच्चा नहीं होता, तो उस दिन भी उसे महसूस नहीं होना था. He never cared for his learning, but on the day of last lesson, he understands each and every word. पर अंतिम लेसन के दिन तो उसे प्रत्येक शब्द बड़ी अच्छे से समझ आता है. उसे लगता है बड़ी इजी है ये तो. It shows that he may have been casual toward his studies. कि वो कैजुअल तो हो सकता है, कैजुअल मतलब लाइटली लेता है, बट नॉट अननोन टू इट्स वर्थ. पर उसे इसकी कीमत का पता है. वर्थ होता है किसी की कीमत. अवेकनिंग ऑफ हिज सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स लर्निंग. उसकी भावना का जागृत होना पढ़ाई के प्रति. एक्नॉलेजिंग हिज ऑन पोटेंशियल. अपनी योग्यता को पहचानना कि मुझे समझ तो आ रहा है फ्रेंच. हिज पैट्रियोटिक फीलिंग्स. अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना. एंड इज स्पॉन्टेनिटी. और उसकी नेचुरलिटी. नेचुरल कैसा है? नेचुरली वो पढ़ाई को दूर रखना चाहता है, बाहर के नज़ारों को देखना चाहता है. मेक्स हम डियर टू हिम, डियर टू अस. हमें प्यारे लगते हैं. अर्थात असलियत में फ्रांच एक अच्छा बच्चा है, एक प्यारा बच्चा है, अपने देश को प्यार करने वाला, अपनी भाषा को प्यार करने वाला योग्य बच्चा है. लेकिन वो कुछ समय के लिए केयरलेस बना हुआ था, जो लास्ट लेसन के बाद, लास्ट लेसन के दिन से ही नहीं है. तो हम उसे हेट नहीं करते, हम लव करते हैं, प्यार करते हैं उसे. तो ये थे हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस. एक बार आप पढ़कर देख लोगे, सुनकर देख लोगे तो सभी आपको समझ में आ जाएंगे. अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है, रिलेटेड हैं एक ना एक क्वेश्चन से, लेकिन हमें ध्यान से पढ़ने और सुनने होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने शॉर्ट आपके लिए लिया है. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, सेड मिस्टर हैमल. कमेंट. हाँ, पढ़ाते पढ़ाते मिस्टर हैमल ने जब फ्रांस को कोई क्वेश्चन किया था पार्टिसिपल्स के बारे में और फ्रांस आंसर नहीं दे पाया, तो मिस्टर हैमल, क्योंकि आज लास्ट लेसन था, उन्होंने स्कॉल्ड नहीं किया बल्कि कमेंट किया. कौन सा कमेंट? वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद. कि हमें सभी को अपने आप के बारे में सोचना होगा. इस बारे में क्यों नहीं आ रही इसे भाषा? तो इस रिमार्क का क्या अर्थ है? Through this remark, Mr. Hamel voices his repentance at the loss of the opportunity to learn French. इस रिमार्क से मिस्टर हैमल अपने पश्चाताप को व्यक्त कर रहे हैं कि हम फ्रेंच क्यों नहीं सीख पाए या सिखा पाए. मिस्टर हैमल also blames parents as they prefer their children to work at farms and mills to school. उन्होंने उस दिन पेरेंट्स को भी कोसा. फ्रांस की एग्जाम्पल के माध्यम से उन्होंने कहा कि पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं ना पढ़ने के लिए. वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय काम पर भेजना पसंद करते हैं. और यहाँ तक कि उनकी ऑनेस्टी देखिए मिस्टर हैमल की, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए उनकी. ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर समटाइम्स मेकिंग देम मिस लेसन्स. उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया कि कई बार उन्होंने खुद मिस किए लेसन. जैसे हमने समरी में देखा कि बुक में देखते हैं कि वो कई बार फिशिंग के लिए या अपने गार्डन को वाटरिंग के लिए बच्चों को लगा देते थे, फिशिंग के लिए छुट्टी कर देते थे. तो उन्होंने खुद को भी इसके लिए जिम्मेवार ठहराया. दिस इज द रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट नेचर ऑफ मिस्टर हैमल. सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन विच द लास्ट लेसन हैज बीन सेट. बैकग्राउंड, कौन से बैकग्राउंड में जो लेसन सेट किया गया है? कहाँ से शुरुआत होती है? बैकग्राउंड होता है बेटा कि क्या घटना इस लेसन के लिए प्रेरित कर रही है लेखक को. कौन सी घटना है बेटा? सिंपल, प्रशिया डिफीटेड फ्रांस. द लास्ट लेसन हैज बीन सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वार 1870 to 71. उन दोनों युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रशिया के बीच में.
इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशियन फोर्सेस लेड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क लीड कर रहा था जर्मनी का, प्रशियन फोर्सेस ने फ्रांस को हरा दिया। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। 2 डिस्ट्रिक्ट एल्जस एंड लोरेन के प्रशिया के हाथों में चले गए। द न्यू रूलर्स डिसअलाउड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इन रूलर्स ने इन डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच को पढ़ाने से मना कर दिया। तो ऐसी बैकग्राउंड में जो लेसन सेट हुआ, जो स्टोरी सेट हुई, तभी तो इसका नाम पड़ा द लास्ट लेसन, क्योंकि फ्रेंच का डिसअलाउ होना, जर्मन का शुरू होना, ऐसी बैकग्राउंड में ये लेसन सेट किया गया। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्प्लीकेशन ऑफ द ब्लैकस्मिथ्स रिमार्क। आपको ध्यान में होगा समरी में, स्टोरी में, जब फ्रांस तेजी से स्कूल जा रहा था, वहां पर एक ब्लैकस्मिथ था जो बुलेटिन बोर्ड देख रहा था। उसने रिमार्क किया कि तेजी मत करो, जल्दी से मत जाओ, बहुत समय पड़ा है। हाउ डिड फ्रांस रिस्पॉन्ड टू हिज रिमार्क। उस रिमार्क को फ्रांस ने कैसे लिया? वेस्टर, the blacksmith, remarked upon the reluctant manner in which France walked towards school. वेस्टर ब्लैकस्मिथ का नाम है, लोहार कहते हैं हिंदी में से। तो ब्लैकस्मिथ जो था, उन्होंने क्या रिमार्क किया? क्यों रिमार्क किया? क्योंकि फ्रांस तेजी से, रिलक्टेंट मैनर, बिना मन से और तेजी से भागता हुआ स्कूल जा रहा था। ही वॉज रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड। वो तो बुलेटिन पढ़ रहा था। कौन? ब्लैकस्मिथ। फ्रांस थॉट that the blacksmith was making fun of him. उसने सोचा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो लेट था उस दिन। Blacksmith's remark was in accordance with the notice on the bulletin board. परंतु ब्लैकस्मिथ क्यों रिमार्क कर रहा था? जो वो मजाक नहीं उड़ा रहा था, उसने बुलेटिन बोर्ड पर पढ़ लिया था कि फ्रेंच आज से नहीं पढ़ाई जाएगी, कल से। इसी के संबंध में उसने रिमार्क किया कि जल्दी से मत जाओ, कोई बात नहीं, टाइम पड़ा है, अर्थात फ्रेंच क्लासेस तो अब बंद होने वाली हैं। फ्रांस रिस्पॉन्डेड इट बाय क्विकनिंग स्टेप्स। फ्रांस ने इसका रिस्पॉन्ड कैसे किया? उसने बल्कि अपने कदमों को और तेज कर दिया। बट हैड द नरेटर काउंटेड ऑन टू एंटर द स्कूल अननोटिस्ड। नरेटर जब स्कूल की तरफ जा रहा था तो उसने किस चीज़ को काउंट किया, किस चीज़ की तरफ ध्यान दिया? वही स्कूल का शोरगुल। यूजली द स्कूल बिगेन विद अ लॉट ऑफ कमोशन। अक्सर स्कूल शुरू होने के समय बहुत शोर होता था। कमोशन मतलब हलचल, शोरगुल। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, लेसन्स रिपीटेड इन लाउड यूनिसन। यूनिसन मैंने पहले भी बताया था, एक तरह की आवाज़ें इकट्ठे मिलकर समूह में बोलना। एंड टीचर्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। टीचर का जो रूलर है वो टेबल पर हिट होता है बार बार। प्रोड्यूस लाउड नॉइज़ेस से अक्सर होता था, जो मैंने 2-3 बार आपको करवा दिया। द नरेटर काउंटेड ऑन द कमोशन टू एंटर द स्कूल अननोटिस्ड। उसने इस हलचल को ध्यान से सुना, जिससे कि वह स्कूल में, उसे पता भी नहीं चला कि शोर हो ही नहीं रहा था, और वह स्कूल में एंटर होने के पहले इसको नोटिस नहीं कर पाए कि आज का शोर क्यों नहीं। दूसरा, वो आराम से अंदर जाना चाहता था कि उसका पता ही ना चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द टीचर्स वर्ड्स वी आर बिगनिंग विदाउट यू हैव डीपर कॉनोटेशंस? एक्सप्लेन। टीचर ने बोला, जब इस फ्रांस स्कूल में एंटर करता है क्लास में, तो टीचर ने काइंडली कहा, बड़े प्यार से पोलाइटली कहा कि चलो बेटा अपनी सीट पर बैठ जाओ, और कमेंट भी किया कि हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। क्या इसका कोई डीप मीनिंग है? कनोटेशंस मतलब उसका कोई रिलेशन है? फ्रांस वॉज लेट इन द क्लासरूम। ये तो हम सभी को पता है कि वो लेट था। मिस्टर हैमल डिड नॉट कॉल्ड हिम। उन्होंने उसे डांटा ही नहीं, बट ही गेव अ जेंटल रिमाइंडर टू हिम। बड़े प्यार से कहा। इट हैज़ डीपर कनोटेशंस इन द सेंस दैट इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द लेसन इन फ्रेंच। इसका जो डीप कंसर्न क्या है कि उस दिन फ्रेंच का लास्ट लेसन था, मतलब तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे। इसका अर्थ ये है कि उस दिन का जो लेसन था बड़ा इम्पोर्टेंट था और लास्ट भी था। उसके बाद उस टीचर को उसे सुनना नहीं पड़ेगा। ही शोज हिज डिस्ट्रेस इन एन इनडायरेक्ट वे थ्रू हिज वर्ड्स। वो अपनी डिस्ट्रेस को प्रकट भी करते हैं कि वो लेट क्यों आया, बच्चे क्यों नहीं ध्यान देते। डिस्ट्रेस। दूसरा बात, फ्रेंच दूर जा रही है। He has to say something heavy after beginning the lesson. उसे आज कुछ ज़्यादा कहना था। हैवी मतलब कुछ बिग, कुछ बड़ा, कुछ ग्रेट, कुछ ना कुछ उसने ऐसा करना था लेसन बिगिन होने के बाद। बाद में तो फ्रांस को भी पता चल गया, क्योंकि उस दिन लास्ट लेसन था। Who occupied the back benches in the classroom?
एंड वाई? हमें मालूम है बेटा, विलेज एल्डर्स आए हुए थे जिसमें हाउसर भी था, है ना, पोस्टमैन भी था। द विलेजर्स ऑक्युपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लासरूम। वो विलेजर्स आए हुए थे। क्यों आए थे? आंसर क्यों का क्या है? एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू 40 years फेथफुल सर्विस ऑफ देयर टीचर। अपनी जिम्मेवार टीचर, अपने वफादार टीचर की 40 सालों की 40 वर्षों की सेवा को थैंक यू करने, रिस्पेक्ट करने, सैल्यूट करने एंड टू एग्जिबिट लव टुवर्ड्स देयर मदर टंग। और दूसरा कारण क्या था? उनकी मदर टंग का आज लास्ट दिन था, उसको भी वो अलविदा कहने आए थे। दे वर फुल ऑफ रिग्रेट फॉर बीइंग केयरलेस टुवर्ड्स देयर ओन लैंग्वेज। उन्हें आज पछतावा भी हो रहा था कि उन्होंने उस लैंग्वेज का, जो उनके बच्चों के फ्रेंच लैंग्वेज का आदर सम्मान नहीं किया समय रहते, आज पश्चाताप हो रहा था। इसी के साथ रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन, हु वाज हाउसर? हाउसर कौन था? बट वाज द इफेक्ट ऑफ द लास्ट लेसन ऑन हिम? उस पर क्या प्रभाव पड़ा? उन सभी लोगों में से, वैसे तो सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन हाउसर उस दिन ज़्यादा कुछ प्रकट कर रहा था, वो रो भी रहा था। हाउसर वॉज वन ऑफ द विलेजर्स हु हैड कम टू स्कूल टू लिसन टू द लास्ट फ्रेंच लेसन। जो विलेजर्स आए हुए थे कई, उनमें से एक हाउसर था। हाउसर नाम है बेटा। ही सेट एट द ब्लैक बेंच होल्डिंग हिज ओल्ड प्राइमर। वो पीछे वाले बेंच पर बैठा था, उसके हाथ में क्या था? एक पुराना प्राइमर। मैंने पहले भी आपको बताया कि प्राइमर क्या होते हैं? किताब, पुरानी किताब, जो प्राइमरी स्कूल के समय की, जहाँ बच्चे ABC लिखते हैं, जैसे मान लो ऐसी किताब, ऐसे स्लेट के टाइप। एंड स्पेल लेटर, उसी पर वो लेटर स्पेल कर रहा था, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा था जब वो पढ़ता था। द लेसन मेड हिम इमोशनल। लेसन ने उसे इमोशनल कर दिया। एंड ही कुड बी सीन क्राइंग। यहाँ तक कि वो लिखते समय टूटे फूटे अक्षर लिखे उसने, और वो रो भी रहा था। सभी ने नोटिस किया कि वो रो रहा था। इसका अर्थ क्या है? एक तो लास्ट लेसन सुनते सुनते वो भावुक हो गया, दूसरा वो अपनी मदर टंग, अपने देश को बहुत प्यार करता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई डिड मिस्टर हैम हाउ वाज मिस्टर हैमल ड्रेस्ड डिफरेंटली दैट डे? वाई? मिस्टर हैमल कैसे ड्रेस थे उस दिन? क्यों? वैसे तो बेटा सभी प्रश्नों में इसका उत्तर आ गया, समरी में भी आ गया। स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी ना उस दिन उन्होंने। दैट डे मिस्टर हैमल वाज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ्स। बहुत अच्छे सुंदर कपड़े पहने हुए थे। क्लास को अटायर भी कहते हैं। कई बार आपको अटायर लिखा मिले तो वो भी क्लास ड्रेस होती है। विच ही बोर ओनली द स्पेशल डेज लाइक इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। कब पहनते थे वो? इंस्पेक्शन और प्राइज के दिनों में। It was a beautiful green coat, frilled shirt and a little black silk cap, all embroidered. देखो, केवल ड्रेस की अगर विवरण आ जाए, केवल ड्रेस के बारे में आपको बताना हो, तो देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कलर का कोट था, फ्रिल वाली शर्ट थी। फ्रिल आप समझते हो ना, जिसके थोड़े ऐसे फ्रिल सी लगी हो शर्ट पर। एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी काली सिल्क की कैप। सभी एम्ब्रॉयडर्ड आप समझते हो, कढ़ाई करने, कढ़ाई वाले कपड़े थे। जैसे हम कोई स्पेशल सूट रखते हैं अपने लिए, इसलिए उन्होंने भी ये स्पेशल सूट पहना हुआ था। ही वॉज ड्रेस्ड डिफरेंटली बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट डे इन द स्कूल। उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे? क्योंकि ये लास्ट डे था उनका स्कूल में। आज के लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मिस्टर हैमल ने लेसन को बंद किया, वहाँ पे चलते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। वाई डिड मिस्टर हैमल राइट वी वर लव फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड? क्यों ये 3 शब्द लिखे उन्होंने? पहले कापियों में एल्जस लिखा हुआ था ना, इसमें उन्होंने वी वर लव फ्रांस। इन शब्दों का मतलब मैंने समझाया था, लॉन्ग लिव फ्रांस, अपने देश के लिए कि मेरा देश फ्रांस हमेशा जीवित रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे, इसकी एग्जिस्टेंस हमेशा रहे। इसका मीनिंग ये है। आंसर क्या है? क्यों लिखा था? मिस्टर हैमल लव्ड हिज कंट्री एंड हिज मदर टंग। क्योंकि मिस्टर हैमल अपने देश को, अपनी भाषा को प्यार करते थे, तभी तो इतने तन मन धन से पढ़ाते थे ना, वो इतने प्यार से पढ़ाते थे बच्चों को, और कई बार सख्ती करते थे कि बच्चे पढ़ लें। And he wanted to sign off the most important lesson of his life on a high patriotic note. बड़ी important लाइन है। वो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन को, अपने लास्ट दिन को
और लास्ट फ्रेंच लेसन को अपनी ज़िंदगी के उसे साइन ऑफ ऐसे करना चाहते थे, बहुत ही ज़्यादा पैट्रियोटिक फीलिंग्स जो प्रकट करें, हाई पैट्रियोटिक नोट। इसका अर्थ होता है देशभक्ति की भावना ऊंचाइयों पर, ऐसे साइन ऑफ करना चाहते थे। सो ही रोट वी विल लव फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसलिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर ये 3 वर्ड्स लिखे, वी विल लव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। ये फ्रेंच भाषा की फ्रेज है। अगर हम इंग्लिश में इसे देखें तो लॉन्ग लिव फ्रांस, अगर हिंदी में देखें तो मेरा फ्रांस हमेशा जीवित रहे। एज द लास्ट रिमाइंडर टू स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर नेशन इन स्टीम ऑलवेज। दूसरा कारण ये भी था कि उनके बच्चे इसे लास्ट रिमाइंडर के रूप में याद रखें, ताकि अपने देश को हमेशा, अपनी भाषा को हमेशा इज्जत से याद रखें और पेश आएँ। हम भी तो बेटा टीचर के कई बार आखिरी शब्दों को या कोई लेसन दिए उनको याद रखते हैं, तो वो चाहते थे मेरे जाने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं, जो इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के नेटिव्स हैं, वो अपनी भाषा को छोड़े नहीं, प्यार करें, जिससे कि उन्हें जल्दी से जल्दी आज़ादी मिल सके, स्वतंत्रता मिल सके। जो उनका देशभक्ति की भावना को प्रकट करना था, उनका एज अ टीचर अपने पूरे तन्मयता से अपनी बात को कहना था, अपने लेसन को पढ़ाना था। तो ये थे उनके शब्द। हाँ तो बच्चों, हमारा जो है द लास्ट लेसन पूरा हो गया। थोड़ा लॉन्ग था, लेकिन इसमें इतना लॉन्ग मत समझिएगा। ये आपके लिए एक कोशिश है कि सभी के सभी प्रश्न आपको इन्हीं वीडियोस में मिल जाएं, आपको कहीं इधर उधर ना जाना पड़े। तो ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आप इसके पर ध्यान देंगे, अमल करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।